नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं क्रॉन सामान्य ज्ञान का बुक। ये नया एडिशन का है जिसमें अभी हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और यह आज स्टार्ट ही हो रहा है। पहला एक्सरसाइज है भारतीय संविधान का विकास। साथ ही बता दें कि जो अभी हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट किए हैं, करंट भी और स्टैटिक फैक्ट भी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट होता है बस हम उसी को कलेक्ट करते हैं और उसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जुड़ जाइएगा। और चैनल पे नए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहे। तो पहला एक्सरसाइज है इसमें भारतीय संविधान का विकास। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया गया है। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, तो उसका स्थापना किया। 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707 में। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब औरंगजेब मरा उसके बाद दिल्ली में जो मुगल का या जो भी और शासक था वो कमज़ोर पड़ गया, तो अंग्रेज जो था राजनीतिक गतिविधि में अपना वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला को पराजित किया और कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य कब जमाया? प्लासी के युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें भी कंपनी जीत गया था। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किया गया और ये जो अधिनियम रहा, इसी से क्या हुआ, भारतीय संविधान बनने का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। वहीं से हम लोग सीखे कि संविधान कैसे बनाना है, क्या सब होगा। तो पहला इसमें जो चार्टर आया वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। एक नियम बनाया ताकि जो करप्ट ब्रिटिश जो यहाँ पे गवर्नर या जो पोस्ट पे आता था कंपनी के, उसको थोड़ा नकेल कसा जा सके। इसलिए मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कोलकाता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर, इससे पहले कहा जाता था, 1773 के बाद उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है ये कब बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय जो कि 1774 में बनाया गया कोलकाता में, 4 संसदीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश जो कहते हैं सर एजिला इम्पे थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग बंगाल प्रेसिडेंसी जो 1773 वाली बात है, उसमें जो गवर्नर जनरल का पोस्ट बना वो पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। तथा उसकी परिषद के लिए 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलियाज इम्पे, सर इम्पे याद रखिएगा, इम्पे थे। 1773 के बाद दूसरा जो एक्ट आया वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया कि व्यापार अलग करेगा, राजनीति अलग करेगा। दोनों को अलग कौन किया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषय को छोड़कर सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी जो पूरा राजनीतिक टाइप का था उसको क्या कर दिया? नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी जो 1858 तक विद्यमान रहा। 1858 का पता है कि क्राउन का मतलब जो कंपनी था उसका शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश की जो महारानी थी वो डायरेक्ट शासन संभालती थी। तो तब तक
भारत में द्वैध शासन लगा रहा, द्वैध शासन, ठीक ना। ये कब आया? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 84 वाला, 1784 वाला, उसमें आया था। आगे 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हमेशा 20 साल के बाद आ रहा है, जैसे 73 के 20 साल के बाद 93, फिर 20 साल के बाद 1813। तो कन्फ्यूज होगा तो आप 20 से कर सकते हो ऐड उड, ठीक ना। तो 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी का जो एक अधिकार था व्यापारिक अधिकार, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा, भारतीय कोष से। आगे 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था, चाय और चीन। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वान भारतीय के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया था। मुख्यतः कहा जा गया था कि इंग्लिश के विकास के लिए 1 लाख रुपया लॉर्ड मैकाले के हेल्प से दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके बाद फिर 1813 के बाद 1833 में आया चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट से मिलते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट से। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही अब करने थे। यह था 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का था इससे पहले, अब पूरे भारत का बन गया, 1833 का एक्ट। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य भी जोड़ा गया था। 3 सदस्य के अतिरिक्त विधि सदस्य भी जोड़ा गया था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगा। इस एक्ट के द्वारा जो सरकार था गवर्नर जनरल, वो भारत सरकार और उसका परिषद जो था वो भारत परिषद कहलाने लगा। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध और सुधार के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट यह अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद तो 1858 के बाद पता ही है क्या हुआ। तो ये क्या था? अंतिम एक्ट था। पूछा जाता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। अब आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ था। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट था, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत शासन अधिनियम। मतलब इसका मेन उद्देश्य था कि किस तरह से लूटा जाए, टैक्स को बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन सौंप दिया गया। कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा का जो था। इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें 15 सदस्य का एक परिषद था, जिसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। इसके सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। तो ये भारत परिषद का स्थापना, इसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। 15 सदस्य। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट जो क्राउन था ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया था। अब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया और उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधि वक्ता का पद था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए थे। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थानों और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। प्रतिनिधि संस्थान और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल अब अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन दे देते हैं हम 5, 6, 7, 8। आगे आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दिया गया। इसी प्रकार प्रांतीय परिषद में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ आर्थिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया कि भारतीय लोग भी उसमें शामिल हो सकते थे। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा 1909 में किया गया, मार्ले मिंटो सुधार में किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य चुना गया। सत्येंद्र सिन्हा। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 जो था वो पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। फिर आता है 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था और केंद्रीय विधानसभा जो निम्न सदन होता था, ये इस टाइप का 2 वाला द्विसदनीय विधानमंडल ने लिया। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद के स्थान राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। इसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। संसदीयों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। निर्वाचन के लिए अर्हताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित था, जो क्वालिफिकेशन कहते हैं ना वो। आगे है द्वैत शासन। इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, द्वैत शासन की पद्धति शुरू की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस थे। लियोनस कार्टियस। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस, प्रशासन, उद्योग आदि आते थे। जबकि हस्तांतरित विषय में इसमें शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और आबकारी आदि प्रमुख थे। आरक्षित विषय का प्रावधान गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचन सदस्यों के द्वारा करता था। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था।
साथ ही पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति का भी गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा किया गया था। मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत शासन अधिनियम 1935 का देखिए, एक चीज़ और स्टार्टिंग में कहना भूल गया, बुक में कुछ पार्ट क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ पार्ट कम इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका एग्जाम कब है, कैसे है, उस हिसाब से पढ़िए, ठीक ना, क्योंकि अब बार बार शुरू से ही देखना शुरू कर देना है तो फिर तो कभी खत्म नहीं होगा ना। तो उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा के जो इंपॉर्टेंट होता है उस लेसन को पढ़िए, उस टाइप से पढ़िए तो अधिक हेल्पफुल होगा और टाइम भी बचेगा आपका। 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था। 2 अगस्त 1935 को। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धारा और 10 अनुसूचियां थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक जो ढांचा है संविधान का, वो बहुत हद तक इसी अधिनियम पर आधारित है। इसलिए कहा जाए 2/3 जो भारतीय संविधान का है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इस अधिनियम से सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी। द्वैत शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा, विदेशी संबंध और धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री, प्रीमियर तथा मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया था। प्रधानमंत्री, प्रीमियर और मंत्री, मिनिस्टर। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना की गई। 14 तथा 15 अगस्त 1947 को तारीख निर्धारित किया गया था पाकिस्तान और भारत का। बंगाल और पंजाब में दो प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। बंगाल और पंजाब में पूर्वी बंगाल, सिंध और असम में सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला ये मिला के पूरा पाकिस्तान बनना था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतों इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकता है। जो भारतीय रियासत थी जिसको जहां में हो जा सकता है। दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई और उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन करने का अधिकार दिया, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग अलग। दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच का क्या है, रेडक्लिफ लेखा। अब दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वो है संविधान का निर्माण। काफी इंपॉर्टेंट है संविधान का निर्माण। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। जो भी लोग मिलकर जिस रूम में जिस दस्तावेज पर लिखे वो सबको हम क्या कह देते हैं, संविधान सभा। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित हुआ, जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसी से संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इस स्कीम की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार है। पहला दिया गया है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। स्थानों की संख्या का निर्धारण जो था, मतलब जो नंबर पोस्ट था वो 10 लाख पर एक था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक था। संविधान निर्माण निकाय। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या
389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन, 11 प्रांत से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी से और 4 प्रांत से जो कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से, तथा 93 प्रतिनिधि जो था वो भारतीय रियासत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रियासत से कितने थे? 93। तीसरा है, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश प्रांत में प्रांतों का आवंटन जो था वो 292 + 4 कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें विभिन्न दलों का निर्वाचन, मतलब जिसमें आपको याद रखना है कांग्रेस को कितना सीट मिला था। कांग्रेस का 208 था, उसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग का 73, यूनियनिस्ट 1, यूनियन मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित 1, कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट 1 और स्वतंत्र 8, यानी कुल 296। 3 जुलाई 1947 को योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो कि जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, इसके सदस्य भारत के संविधान के सदस्य नहीं रहे। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुआ। आगे संविधान का अधिनियम। संविधान का अधिनियमन। जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। 299, जिसमें 70 प्रतिनिधि देशी रियासत से थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कितने? 284। पूछा जाता है कि जब 26 नवंबर को जो लास्ट में संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था, कितने प्रतिनिधि थे, कितने सदस्य थे? 284, 284, यानी 4 दूनी 8, ठीक ना, ऐसे 284 याद रखिएगा। आगे संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के जो भी अध्यक्ष अस्थायी सब बिहार के बने थे, ये भी बिहार के, और राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो भी बिहार के ही थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिन्हें अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हाता। 11 दिसंबर को दूसरा मीटिंग हुआ 1946 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। H.C. मुखर्जी ये थे उपाध्यक्ष और B.N. राव ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई थी। जो सभा यहाँ पे दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम इसे याद रखना है आपको। नियम समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति, भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति, इस समिति में 4 उपसभापति था, ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत सलाहकार समिति। मूल, मतलब इसमें 4 था, वो क करके दिया गया है। मूल अधिकार उप समिति, जैविक कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, H.C. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमा, जनजातीय क्षेत्र और असम आदि की उप समिति, गोपीनाथ बरदौली। अपवर्जित और भगात अपवर्जित क्षेत्र, असम के क्षेत्र को छोड़कर
इसके थे जे निकोल्स राय, जे निकोल्स राय। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आवास समिति डॉक्टर पट्टावी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टावी सीतारमैया। कार्य निर्धारण समिति, कार्य निर्धारण समिति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कृतियों की समिति जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उच्चतम न्यायालय के लिए तथार्थ समिति के एस वरदाचारी, एस वरदाचारी। आगे है 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री भी रहे। अब है प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, वी.एल. मित्र जो बाद में इनके स्थान पर माधव राय आ गए, डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु 1948 में हो गया। इसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आ गए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। किसने तैयार किया? वी.एन. राव, वी.एन. राव। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए। इसके पश्चात पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ, प्रारूप समिति पर पुनर्स्थापित हुआ था। द्वितीय वाचन संविधान के प्रारूप के उपबंधों का खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, यानी पूरे एक साल लगभग इस पे विचार चला, खंडवार। प्रस्तावना को इसके बाद में स्वीकार किया गया, प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तृतीय वाचन इसका तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, अब हालांकि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन और अस्थायी और संक्रमण उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया, यानी अनुच्छेद 294 में ये वर्णित है। अब यहाँ पे विविध तथ्य दिया गया है कि संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे, कुल 11 अधिवेशन हुआ था संविधान बनने में। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। संविधान के कुछ भाग जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, 24 जनवरी को ही। याद रखिएगा, यहाँ जो संविधान अनुच्छेद दिया गया है तो हमने एक बनाया हुआ है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसको लेके वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है हमने उसमें कवर किया है। एक बार उसको फिर से अपडेट करके हम बना देंगे, नहीं तो कहिएगा तो। आगे अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को बना। अंतरिम जवाहरलाल नेहरू थे मंत्रिमंडल के प्रमुख विदेशी तथा राष्ट्रीय मंडल के संबंध में। वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना और प्रसारण मंत्री, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्तिकर्ता। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। C.H. भावा खान और बंदरगाह मंत्री, खान और बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य और कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री, आसफ अली। जगजीवन राम श्रम मंत्री, श्रम। लियाकत अली खान वित्त मंत्री, लियाकत अली खान। अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, विधि। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री और I.I. चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री।
अब आगे दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब जो मंत्रिमंडल बना वो, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेश राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध के भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह, सूचना और प्रसारण और राज्य मंत्री। 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जगजीवन राम ये CH भाभा ये वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवाई संचार मंत्री। आगे राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि। RK चेट्टी वित्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। NV गाडगिल कार्य, खाद्यान्न और ऊर्जा मंत्री। NV गाडगिल। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। अब संविधान सभा के अन्य कार्य। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई को इसलिए झंडा दिवस मनाते हैं हम लोग 1947 में। 24 जनवरी 1950 को दोची मनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था। और 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिली। राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ। आगे दिया गया अगला लेसन जो है हमारा 8.3 यानी तीसरा एक्सरसाइज, संविधान के स्रोत, मानी जो संविधान बना है वो कहाँ से क्या लिया गया है वो सब दिया गया है इसमें। तो दिया गया कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 2/3 1935 से। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, वो सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या सब लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध। सोवियत संघ जो रूस है वहाँ से लिए हैं मूल कर्तव्य। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति, ये सब हम लिए हैं अमेरिका से, USA से। साथ ही राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति के संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ये सब USA से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में लगभग सब कुछ जो है वो USA से लिए हैं। आगे बैठे संविधान, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था, ये लिया गया ब्रिटिश से। आगे कनाडा का संविधान, सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये कनाडा के संविधान से है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें समवर्ती सूची ली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये है ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड से हम लोग लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। साथ ही निर्वाचन जो राष्ट्रपति का होता है वो, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला और क्षेत्र से जो सदस्यों का चुना जाता है वो सब आयरलैंड से लिए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रक्रिया लिए हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका से। आगे हमारा एक्सरसाइज है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में जो भाग दिया है, जो पढ़ने में सहूलियत मिलता है उसके लिए, तो जो पहला भाग है ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में है, नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलेगा। भाग 4 ये नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। वही मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में दिया गया है, अनुच्छेद 51 के क में, जो हम रूस से लिए हैं। भाग 5 ये 52 से लेकर 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक ये संघ के बारे में, संघ। भाग 6 है राज्य के बारे में, 152 से लेकर 237 तक, 237 राज्य के बारे में। भाग 7 ये पहली अनुसूची के भाग ख राज्य, अनुच्छेद 238 संविधान, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा इसमें शामिल किया गया था, भाग 7। आगे आता है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 42 तक, 239 से लेकर 42 तक। भाग 9
ये पंचायत के बारे में है। भाग 9 अनुच्छेद 243। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र 44 से लेकर 44 का क तक है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, 44 क ख ग घ ऐसे करके है, तो ये भाग 10 है। इसके आगे है भाग 11 राज्य और संघ के बीच जो संबंध है, 245 से लेकर 263 के बीच, भाग 11। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, जो 64 से लेकर 300 तक है, 64 से लेकर 300। भाग 13 भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307, भाग 13 था। भाग 14 ये 308 से लेकर 327 तक, 308 से लेकर 27 तक। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का जो है यो। भाग 15 निर्वाचन के बारे में, 324 से लेकर 329 निर्वाचन, भाग 15। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अधिकार, 330 से लेकर 342 तक। और भाग 17 है राज्य भाषा 343 से लेकर 351। भाग 18 आपात उपबंध है, आपात उपबंध 352 से लेकर 360। आगे भाग 19 प्रकीर्णन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसदीय आदि का संरक्षण, अनुच्छेद 361 से लेकर 367। भाग 20 संविधान का संशोधन, भाग 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392, भाग 21। और लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर 395। अब आगे है अनुसूचियाँ जो दिया गया है वो, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखो हार्ड है आसान है वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। पहला है अनुसूची, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ता, नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध है। तीसरा अनुसूची, मंत्रियों, सदस्यों, मंत्री, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप में, शपथ याद रखिएगा। चौथा है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश में राज्य के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का बंटवारा सब होता है, वो होता है चौथी अनुसूची में। पांचवा है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है, पांचवा। छठा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध। 5 और 6 जो मेनली है वो जनजातीय क्षेत्र के बारे में ही दिया गया प्रशासन के बारे में, तो 5 याद रह जाएगा। आगे जो 7वां है वो संघ सूची और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं सूची का बंटवारा वो है। 8वीं में तो भाषा है, 22 क्षेत्रीय भाषा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंध के बारे में, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में। वहीं अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो वो दल बदल है, दल परिवर्तन के आधार पर निहार्थ के बारे में उपबंध। 11वां है पंचायती राज, पंचायत के बारे में। 12वां है नगरपालिका के बारे में, नगरपालिका के बारे में, उसके शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायी के बारे में। आगे संविधान की उद्देशिका जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उसी को कहीं कहीं उद्देशिका लिखा रहता है। तो संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। उद्देशिका को 2 प्रयोजन सिद्ध हुआ है। पहला है इसमें यह प्रकट होता है कि संविधान के प्राधिकार के स्रोत क्या है, और दूसरा है इससे वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी का टाइम, उस टाइम में। आरंभ में प्रस्तावना को संविधान के भाग नहीं माना गया था प्रस्तावना को, लेकिन बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का मामला था 1960 में। उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान का भाग नहीं माना उस टाइम भी, लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल का केस था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है ये भी संविधान का भाग है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन जो उसका मूल ढांचा है उसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला एक्सरसाइज है 6 लेसन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो भाग फर्स्ट यही है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और तथा संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, ये सब आता है। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। इस समय अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। आगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण। संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। आगे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, साथ ही घटा भी सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का भी उल्लेख है। उपरोक्त जो परिवर्तन है इससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में रखा जा सकता है और दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने के लिए संसद बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान के संशोधन नहीं समझे जाएंगे, अर्थात इस प्रकार के कानून में से एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा यह पारित किया जा सकेगा। अब यहाँ पे संविधान का कुछ टर्म दिया गया है, ठीक ना, तो वो देख लेते हैं क्या सब है। पहले जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए रफली तरीके से। दिया गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह प्रस्तावना और इसका जो टर्म सब है वो यहाँ पे दिया गया समझाया गया है कि हम भारत के लोग भारत को मतलब भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए से किया है, ना कि इसे किसी राजा अथवा बाहरी आदमियों ने किया। हम भारत के लोग के द्वारा इसको बनाया गया है। समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा असमानता के साथ होना चाहिए समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून की तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। आगे प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसने लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, अर्थात जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देता है। न्याय के बारे में नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। गणराज्य शासन का प्रमुख लोग द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि व्यक्ति वंश या राज खानदान का। गणराज्य का मतलब हुआ। आगे स्वतंत्रता नागरिक जैसे सोचे, जिस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, वो अपने विचारों पर किसी तरह का अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। समता कानून के समक्ष सभी लोग समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। बंधुता हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे की नागरिक को अपने से कम ना माने। अब आगे अनुच्छेद ये तो हो गया। राज्य का गठन है। आगे राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। एक तो था देसी रियासत और दूसरा था ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत, जिस पर ब्रिटिश का प्रभुत्व था। सरदार पटेल एवं वीपी मेनन ने देसी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाषा ये नाम याद रखिएगा, सरदार पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल और वीपी मेनन।
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित दर आयोग ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ये 1953, मुझे डाउट है, नहीं सही है, 1953, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यह भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये होता है, मैं भी याद किया था 1956, पर याद रखना है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953 में, लेकिन जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो संसद द्वारा पारित हुआ था 1956 में। इस अधिनियम में कुल 14 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेश भी था, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप था। 1966 में शाह आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्य का पुनर्गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा। 53वां और 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1986 एवं 87 में, यानी 86 में मिजोरम और मतलब अरुणाचल प्रदेश और 87 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार को पुनर्गठित करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड को अलग करके राज्य का गठन किया गया। आगे 1960 से लेकर 2014 के दौरान जो भी राज्य का नाम परिवर्तन हुआ, पुनर्गठन हुआ, वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो 1960 में यह 15वां राज्य था गुजरात बम्बई से पुनर्गठित किया गया था। 1963 में नागालैंड असम से अलग हुआ था। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। 1969 मेघालय असम से अलग हुआ था। 1971 हिमाचल प्रदेश, 1971 में हिमाचल प्रदेश ये पहले यूनियन टेरिटरी था। 1972 मणिपुर ये भी यूटी था। 1972 में त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम, इसको सहयोगी राज्य था। 1975 में इसको आज़ादी मिली थी, ऐसा कहा जाता है। 1987 मिजोरम, मतलब प्रश्न आएगा कि सिक्किम को भारत का अंग कब बनाया गया, तो 1975 में। 1987 मिजोरम, 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश। 1987 में ही गोवा। 2000 ईस्वी में 3 बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2014 में तेलंगाना और 2019 में वो जम्मू कश्मीर जो है वो। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में अलग से दिया गया यहाँ पे। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जिसे पहले से ही भांति जम्मू और कश्मीर कहा जाता था वैसे ही कहा जाएगा था, दूसरा जो है वो लद्दाख के रूप में पुनर्गठित हुआ। 5 अगस्त 2019 को अधिनियम हेतु एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जो इसी दिन पारित हुआ था। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इसे 6 अगस्त 2019 को पारित किया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति प्रदान की, उनका सिग्नेचर कर दिया। विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया। इसके बाद भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए थे। इस प्रकार राज्य की विधान परिषद सहित राज्य विधायिका को समाप्त कर दिया गया और आगे से उसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा माना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल है। लद्दाख में 2 जिला हुआ, लेह और कारगिल। दोनों जिलों ने स्वयंता शासी जिला परिषद है। लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा अथवा मुख्यमंत्री नहीं होगा लद्दाख में। वर्तमान स्थिति भारत का। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य में आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल है। वह एक केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़,
दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों मिल गया है। दमन एंड दीव ये 26 जनवरी 2020 को मिला। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 7वां एक्सरसाइज, नागरिकता। ये आपका भाग 2 में आता है, अनुच्छेद 511। अनुच्छेद 511, इससे पहले भाग 1 पढ़े थे। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्य का संबंध, इस टाइप का दिया गया था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अब नागरिकता। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों से प्राप्त होते हैं, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी विदेशी यहाँ पे आएगा उसको जो यहाँ के नागरिकता को मिलता है वो सब उनको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा। नागरिकों के अधिकार। संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलता है। केवल भारतीय नागरिक कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ये केवल भारत के नागरिक ही बन सकते हैं, आप ही बन सकते हो ओनली। केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार होता है। आगे भारतीय नागरिकता हेतु प्रावधान। अनुच्छेद 5 संविधान, मतलब ये जो 5 से 11 तक है नागरिकता के बारे में, तो ये पहला अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में। निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। मतलब 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो तब से जो भारत में है वो तो नागरिक ही हुआ। वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था उस टाइम, वो भारत का नागरिक होगा। अधिवासी जिनके माता या पिता से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अधिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर भी निवास कर रहा था, उसे भी नागरिकता दे दिया गया था। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 था। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, वो भी क्या हुआ, भारत के नागरिक। ये 19 जुलाई 1948 तक। यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 मास से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है, तो वो भी नागरिक हो जाएगा। यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगा। आगे पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया तो उसे भारत का नागरिकता नहीं समझा जाएगा। अब है दोहरी नागरिकता, हालांकि यह खत्म कर गया, फिर भी अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। पहले था जम्मू कश्मीर में क्या पाकिस्तान का नागरिकता लो फिर भी पाकिस्तान में रहो, तो अब तो पूरे देश में एकल नागरिकता है, अगर आप दूसरे का लिए तो भारत का हट जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका अनुच्छेद 9 में। नागरिकता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधान का वर्णन है। पहला दिया गया जन्म से नागरिकता। वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद में विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न, जैसे कोई एम्बेसडर यहाँ पे रह रहा है और उसका बच्चा हुआ यहाँ पे, तो वो भारत का नागरिकता नहीं होगा। शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग से उत्पन्न बच्चे, तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। आगे है वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था तब। आगे रजिस्ट्रीकरण के द्वारा यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर 1 और 2 इस दोनों में से नहीं आता है
वो कुछ शर्तों को पूरा करके भारत की नागरिकता ले सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ है या वे व्यक्ति जो मूल भारतीय हैं तो उनका भी हो जाएगा। आगे देशीयकरण द्वारा, जब किसी विदेशी को देशीयकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस क्षेत्र में कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे। आगे है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होती है। पहला है परित्याग। यदि कोई व्यक्ति या वयस्क नागरिक स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर सकता है, यह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। पर्यावसान, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं रह जाती है, वो स्वतः खत्म हो जाता है। आगे वंचित करना, यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है या राष्ट्र विरोधी कार्य किया है तब उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जा सकता है। अब है एकल नागरिकता। ये क्या है? पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्य की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। भारत में किसी एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को होता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, अर्थात राष्ट्रीय एवं राज्यों की नागरिकता अलग अलग है वहाँ पे। अब है नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। संशोधित अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। यह उन लोगों पर लागू होगा जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के कारण या ऐसी प्रताड़ना के भय से भारत में शरण किए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। नागरिकता प्राप्ति पर ऐसे प्रवासी भारत में अपने प्रवेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे और उनके गैर कानूनी प्रवास या नागरिकता संबंधी सभी कानूनी कार्यवाही बंद की जाएगी। अधिनियम की 3री अनुसूची को संशोधित कर तीनों देशों के वर्णित समुदाय के आवेदनों को सहजीकरण द्वारा नागरिकता के योग्य माना गया है। यदि वे भारत में 5 वर्षों तक अपना निवास साबित कर सके तो पहले के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता थी, पहले 11 वर्ष रहना पड़ता था। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है मूल अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, इससे पहले हम पढ़े थे 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, भाग 2 था ये, और 1 से लेकर 4 तक ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में था, भाग 1 था। अब हम पढ़ रहे हैं भाग 3 मूल अधिकार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य है। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। पहला दिया गया राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी आते हैं। अनुच्छेद ये 12 में कहा गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय तथा संसद द्वारा किए गए संशोधन का परिणाम यह है कि पहला दिया गया मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों का संशोधन होता है पर जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो मूल अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय यह विचार करेगा कि मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधिकारिक लक्षण जो बेसिक फीचर है का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा है, और यदि ऐसा होता है तो संशोधन उस विस्तार तक शून्य रहेगा, मतलब वहीं तक होगा, लिमिटेड होता। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधिकारिक लक्षण की कोई सीमा जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके कई निर्णय से कुछ मूल ढांचे के बारे में पता चलता है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, पंथ निरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण आदि। तो ये एक मूल ढांचा हुआ।
संशोधन होगा पर इससे बढ़ के नहीं, जैसे शक्तियों का पृथक्करण है तो अब ऐसा नहीं कोई संशोधन आएगा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास पूरा शक्ति चला जाएगा, तो इस टाइप का संशोधन नहीं होगा। आगे मौलिक अधिकारों की स्थिति। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें अनुच्छेद 31 द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का एक केस था 1951 में। इस मामले से यह प्रश्न उठाया गया, क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन के बारे में बताता है विधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं यहाँ से। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर दूसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का 1967 में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है, इसीलिए अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर आता है 24वां संविधान संशोधन 1971 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24वां संविधान संशोधन 1971, यह अधिनियम गोलकनाथ के मामले से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ था। अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368, ये संविधान संशोधन वाला है, 368 में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर किया गया, अर्थात संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, संशोधित करने का अधिकार होगा, यानी संसद जो है वो संशोधन कर सकता है। आगे केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब हुआ? 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधिकारिक लक्षणों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इस निर्णय में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया है। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर मिन वर्नमिल्स बनाम भारत संघ का 1980 में केस आया। इस मामले में अनुच्छेद 368 खंड 4 को असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन का विनाश करने के उद्देश्य से बना था। मतलब उस टाइम में इंदिरा गांधी का याद होगा कि वो कर्फ्यू वर्फ्यू लगा हुआ था, तो वो चाहती थी कि कोई उस पर केस वेस ना करे, ठीक ना, तो इसलिए वो किया गया था। फिर जो 1980 में फिर उसको किया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक आधारभूत लक्षण है। आप किसी भी चीज़ पे केस कर सकते हो ना, लेकिन उसको मना कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। आगे है वामन राव बनाम भारत संघ। वामन राव बनाम भारत संघ 1981। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधारिक लक्षण का सिद्धांत, जो कि 24 अप्रैल 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती के निर्णय सुनाए गए का यह तारीख था, के पश्चात पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू होगा, अर्थात भविष्य लक्षी रूप से लागू होगा, पूर्ववर्ती विधान का अर्थात भूत लक्षी रूप से लागू नहीं होगा। अब है मूल अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के निलंबन के बारे में है। अनुच्छेद 359 एक मूल अधिकारों के बारे में है, याद रखिएगा 359, और ये जो है 19 कभी निलंबित नहीं होता। अब है अनुच्छेद 352, सॉरी, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो निलंबित हो जाता है ना। आगे अनुच्छेद 352, इसके अधीन आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 स्वतः परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 359 तभी प्रवृत्त होगा जब राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश निकाला जाता है। अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबन नहीं किया जाता। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो दब जाता है, क्योंकि उसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। पर अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होता है, यह है अनुच्छेद 359 में, और अनुच्छेद 19 को निलंबित करने का है अनुच्छेद 358 में।
तो इसको याद रखिएगा। आगे मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मूल अधिकारों का वर्गीकरण। संविधान के मूल अधिकारों को 6 शीर्षकों या 6 शीर्षों में विभाजित किया गया है। मूल संविधान में 7 शीर्ष थे। संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया। फिर मूल अधिकार क्या सब है दिया गया मूल अधिकार, तो पहला है समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18, समानता जिसको कहते हैं, समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24, अनुच्छेद 23 से लेकर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। अब है नागरिकों को उपलब्ध जो मूल अधिकार है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्याओं के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध मूल अधिकार है। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध, जो सभी मतलब भारत और विदेशी सबको। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। नकारात्मक एवं सकारात्मक भाषा। जो अधिकार राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी विशेष प्रकार का कार्य ना करे, उनका रूप नकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14, 15 का क, 16 का 2, 18 का 1, 20, 21, 22 का 1, 27, 28 का 1, इसकी रचना नकारात्मक रूप में की गई है। अनुच्छेद 19 का क, 20, 29, 30, 32 ये भाषा सकारात्मक है। अब है समता का अधिकार, जो पहला था 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार। राइट ऑफ इक्वलिटी। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दूसरा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15, इसके अनुसार राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक को उपरोक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तीसरा है लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन नियोजन के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 का 3 है कि राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष के अधिवास को आहारता के रूप में घोषित कर सकते हैं, यानी आरक्षण जो है। अनुच्छेद 16 का 4 इसके अनुसार पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 16 का 5 के अनुसार धार्मिक संस्था या संप्रदाय के किसी पद को उसी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, यानी ओवरऑल 16 जो है पूरा पूरी वो आरक्षण कह सकते हो, इसके बारे में है। आगे स्पर्शता का अंत, अनटचेबिलिटी, 17 अनुच्छेद। यह अनुच्छेद स्पर्शता का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। स्पर्शता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पर्शता यानी अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। 1976 में इसमें मूलभूत परिवर्तन किया गया और इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। उपाधियों का अंत, यह है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। यह संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सम्मति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा सहमति।
राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती है। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। पहला अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इस अनुच्छेद के दो भाग हैं। पहला भाग है खंड ए और खंड बी, मतलब खंड 1 और 2। इसमें अधिकारियों की घोषणा है। दूसरे भाग में खंड 2 से लेकर 6 तक इसमें मर्यादाएं की गई है जो अधिकारों पर लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, समुदाय अथवा संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरचना का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, साथ ही कोई भी वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। आगे अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 अधिकार थे, किंतु संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने और बेच देने का अधिकार अनुच्छेद 19 के क के चौ में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत माना जाता है। इसका अलग से उल्लेख नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति तब कोई अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता। तो संविधान के अकॉर्डिंग कुछ अगर उल्लंघन चीज नहीं कर रहा है तो वो अपराधी नहीं है। दोहरी क्षति नहीं। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में यह कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित, ऋजु एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अब है शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 21 का क, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष के आयु से लेकर 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून मामलों से, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। पहला इसमें दिया गया और करके कि इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने के आधार एवं कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया, मतलब बताना पड़ेगा। वैसे ही नहीं दरोगा साहब उठा के लेके चले जाएंगे, वो बताएंगे। उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए। मनपसंद आप वकील लीजिए। उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह संरक्षण विदेशी शत्रु एवं निवारक विरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। क्लियर। अगर दूसरा कि अनुच्छेद 22 के द्वारा अनुच्छेद 22 के दूसरे भाग निवारण निरोध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसमें शामिल है कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक रखना आवश्यक है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य होगी। आगे सलाहकार बोर्ड का गठन, ये उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति से मिलकर होगा। इस बोर्ड द्वारा
इस आशय की संतुष्टि देने के बाद ही गिरफ्तारी की अवधि 3 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी। आगे संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध अधिनियम आया 1950 में, 1905 आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण के लिए अधिनियम आया था 1974 में, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम 1985 में आया था, इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। आतंकवाद निवारण अधिनियम आया 2002 में और इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया था। अब आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से स्टार्ट होता है, 24 तक है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, जो मतलब बाल मजदूरी है, अनुच्छेद 23। यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। दूसरा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय योजना पर नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। MC मेहता बनाम तमिलनाडु 1996 में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि शिवकारी में माचिस उद्योग में किसी बालक का नियोजन नहीं किया जाएगा। आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा धर्म विहीन राज्य की अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्मों को समान आदर अथवा संरक्षण प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद विभेद नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार के उपबंधों का वर्णन है। आगे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 कहता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दिए गए अधिकार असीम नहीं है। एक तो वे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं। दूसरा, राज्य विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकता है। तीसरा है किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में भी स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 28 कहता है। आगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा प्रेषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। यह अनुच्छेद धर्म और भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त संस्था, फिर दूसरा ऐसी संस्था जो राज्य से मान्यता लेते हैं किंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं, और तीसरा है ऐसी संस्था जो राज्य से मान्यता एवं सहायता कुछ भी प्राप्त नहीं करते। आगे TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि सरकारें और विश्वविद्यालय गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की प्रवेश तथा नियुक्ति संबंधी नीतियों को नियंत्रण नहीं कर सकती है, यद्यपि वे इसके लिए शैक्षिक योग्यता नियुक्त कर सकती है तथा शैक्षिक स्तर बनाए रखने के लिए नियम बना। जैसे अभी आप प्राइवेट स्कूल में देखोगे B.Ed, तो ये एक है कि शैक्षिक स्तर जो है वो फिक्स कर सकता है ताकि जो है वो गलत एजुकेशन ना दिया जाए। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स। अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय में परिवर्तनीय बनाया गया है। रीट, उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश
या रीट जारी कर सकता है। संविधान में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है बस कॉर्पस। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रीट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। यह रीट किसी भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। यह रीट तब जारी होता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। आगे है प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन। इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकारियों को उसके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी करता है। उत्प्रेषण यह एक निवारक एवं सहायक रीट है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। आगे अधिकार परीक्षा, ओक्यू वारेंटो। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी करता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है और इसे नकार नहीं सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उच्च न्यायालय के विवेकानुसार है, इसीलिए वह अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33। संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 34। जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। अनुच्छेद 35। संसद को कुछ मूल अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। अब इससे आगे जो एक्सरसाइज है वो है नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4, 36 से लेकर 51। इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।